हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज का लेक्चर क्लास 12 के फर्स्ट फिजिक्स के पहले यूनिट के पहले लेसन का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर आवेश की क्वांटिकल पर आधारित न्यूमेरिकल्स के पार्ट 1 में मैंने आप लोग को 3 न्यूमेरिकल्स सोल्व कराया था और उन्हीं तीनों न्यूमेरिकल्स पर आधारित मैंने आप लोग को 3 और न्यूमेरिकल्स वर्क क्वेश्चंस के रूप में दिया था, जिसको सोल्व करके उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना था। बहुत स्टूडेंट्स लिखे भी है और मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा है। आज का ये लेक्चर आवेश के क्वांटिकल पर आधारित न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग 2 और न्यूमेरिकल्स करेंगे, चौथा और पांचवा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा ये है कि यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन के अनुसार दिया है कि कोई 2 पिंड है, जैसे ये 2 पिंड है, एक ये पिंड है और एक ये पिंड है। 2 पिंड है। चलिए इस पिंड का नाम ले लेता हूं, जैसे इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है, बी है। दे रहा है क्वेश्चन में दे रहा है कि एक पिंड से दूसरे पिंड में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। मतलब इसमें से इसमें क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो चूंकि एक पिंड से दूसरे पिंड में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन के साथ इस पिंड पर आवेश भी क्या हो रहा होगा, स्थानांतरित हो रहा होगा। कितना आवेश, तो जितना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उतना आवेश भी क्या हो रहा होगा, उस इलेक्ट्रॉन के साथ इस पिंड पर स्थानांतरित हो रहा होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार दिया है कि 1 सेकेंड में बोल रहा है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इस पिंड से इस पिंड में स्थानांतरित हो रहे हैं। तो कंफर्म है कि चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जिसको हम लोग ई का मतलब कि एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि मूल आवेश कहते हैं, उतना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। वो क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो चूंकि 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन के साथ कितने आवेश इस पर स्थानांतरित होंगे, उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, Q बराबर Ne वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो हम निकालें, यदि Q बराबर Ne वाले फार्मूले से अगर उपयोग करें, जैसे कि ये Q बराबर Ne वाला हमारा ये फार्मूला है, अगर इसका उपयोग करें तो ये N क्या है, N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या जिसका हमको निकालना है। और ये E क्या है, वही E है एलिमेंट्री चार्ज, मतलब कि मूल आवेश जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और ये Q क्या होता है, आवेश की मात्रा होता है। तो हमको निकालना है कि 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉनों के साथ स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के साथ इस पर कितना आवेश आया है। पहले वो निकालेंगे, फिर आगे के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो ये N क्या है, दे रहा है इतने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, Q बराबर N ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम इसका मान यहाँ पर रख देंगे 10⁹ और ये E का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हो गया कूलम। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो Q बराबर कितना हो जाएगा, ये 1.6 × 10⁻, ये पावर 9 है और ये पावर -19 है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों घात क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, तो इस पर पावर कितना हो जाएगा, -10 कूलम होगा। तो बात है ये कि 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के साथ इस पर कितना आवेश आया है, ऋण आवेश आया है, वो हमने क्या कर लिया है, निकाल लिया है। 1.6 × 10 पर पावर -10 कूलम है। और कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। क्यों, क्योंकि ऋण मतलब इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहे हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन के मेन मुद्दे पर कि हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देख एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित हो रहे हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित हो रहे हैं। तो हमने ये भी निकाल लिया है कि 1 सेकेंड में
जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, तो उतने स्थानांतरण के कारण इस पर कितना ऋण आवेश आएगा उसको हमने निकाल लिया है। कितना आया है? -1.6 × 10 पर -10 पावर आया है। ये ऋण आवेश क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो क्या होगा? इस पर ऋण आवेश ही आएगा। तो प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है? 10 टू द पावर, बोल रहा है 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को स्थानांतरित होने में लगा समय क्या दिया है? 1 सेकेंड। कितना लग रहा है? 1 सेकेंड। मतलब कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को स्थानांतरित होने में लगा समय, कितना समय लग रहा है? 1 सेकेंड। ये प्रश्न के अनुसार है। हम सब लोग जानते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में कितना समय? इतना। और उतने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कितना आवेश स्थानांतरित हो रहा है? इतना आवेश। तो हम या करके ये भी लिख सकते हैं कि कितना, तो -1.6 × 10 पर पावर -10 कूलाम आवेश, इतने इलेक्ट्रॉन के साथ इतने आवेश भी स्थानांतरित हो रहे हैं। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि इतने के साथ, मतलब कि 1.6 × 10 पर पावर -10 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में लगा समय। वो कितना? वो भी 1 ही सेकेंड। वो भी कितना है? 1 ही सेकेंड। चूंकि 1.6 × 10 पर पावर -10 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में लगा समय कितना? 1 सेकेंड। तो 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा? यहां पर हम क्या करेंगे? उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। इधर हमको क्या करना पड़ेगा? इस पक्ष से इधर हमको भेजना पड़ेगा। तो 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में लगा समय कितना हो जाएगा? ये इधर 1 है ही 1, और जब ये पक्षांतर होकर के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 1.6 × 10 पर पावर -10। ठीक है, 1/, इतना। और ये क्या होगा? सेकेंड, इतना समय। अब बात आती है कि इस माइनस का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। इस माइनस का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, वो बस इसलिए मैं लिखा हूं क्योंकि ये क्या है? ऋण आवेश है, आप बस जान सके, और कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा? इतना। आपने निकाल लिया। इसको अगर अच्छे से हम लिखें तो 1/, कितना हो जाएगा? 1.6। और यदि 10 टू द पावर ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर, ये -10 है, ऊपर क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा, और हो जाएगा ये सेकेंड। इसको सोल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा इसका? तो ये 1 में 1.6 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.625 × 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? ये +10 हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिक रूप में अगर लिखें तो ये पॉइंट के इधर केवल एक अक्षर होना चाहिए, मतलब एक अंक होना चाहिए। तो एक अंक इधर, मतलब ये 0.6, पॉइंट के इधर क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। उसको अगर लिखेंगे तो पावर में थोड़े से चेंजेस आएंगे। इसको लिख सकते हैं हम क्या? तो 6.25 × 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 सेकेंड। आप समझ सकते हैं। तो आप ये जाने कि 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में लगा समय कितना है? आप निकाल लिए। ये जो समय है, देखिए ये जो समय है ये कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में लगा समय है। देखिए 6.25 × 10 टू द पावर 9 सेकेंड है। आप खुद देखिए कि ये कितना अधिक समय है। 10 टू द पावर 9 है, ये बहुत ज्यादा समय है, बहुत बड़ा समय। और किस में है? ये सेकेंड में है। ये किस में है? सेकेंड में। बल्कि इसको हम थोड़े से बड़े मात्रक में चेंज कर लेते हैं। सेकेंड में, बल्कि मिनट, घंटा नहीं, दिन, बल्कि इसको वर्ष में हम लोग करेंगे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। चूंकि ये सेकेंड में है और इसको हमको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर हम चेंज करें, बड़े मात्रक में चेंज करें। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो गुणांक है उससे भाग देना पड़ेगा। तो इसमें चूंकि हम सब लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो हमको अगर सेकेंड से मिनट में कन्वर्ट करना है तो किससे भाग देना पड़ेगा? 60 से। अगर इसमें हम 60 से भाग दे देते हैं तो अब ये बल्कि सेकेंड में नहीं, अब ये किस में हो जाएगा? अब ये मिनट में हो जाएगा।
मिनट में हो जाएगा। और ये मिनट में अब हो गया। अगर इसको हम घंटा में करें तो क्या करना पड़ेगा, 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो अगर हम इस फिर से इस पूरे में अगर हम 60 से भाग दे दिए हम, तो फिर ये किस में हो गया, अब ये घंटा में हो गया, घंटा में हो गया। और यदि इसको अगर हम दिन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, हम सब लोग जानते हैं कि 24 घंटे में एक दिन होता है, 24 से भाग दे दिए तो अब ये किस में हो गया, दिन में हो गया। अगर इसको हम वर्ष में कन्वर्ट करना चाहे तो हम सब लोग जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 से हम क्या कर दे रहे हैं, पूरे में भाग दे रहे हैं, तो 365। अब ये किस में हो गया, वर्ष में हो गया, अब ये हो गया वर्ष में। अगर इसको आप सोल्व करें, अगर आप इसको सोल्व करें तो देखें कितना कुछ आंसर आएगा। हमको लग रहा है इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 198.18 ईयर्स आएगा। ठीक है, तो आप का ये रहा आंसर, क्या है, एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में लगा, ये क्या है, समय है। तो आप खुद समझिए, देख लीजिए कि यदि कोई पिंड है जो 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर रहा है, अपने से उत्सर्जित कर मतलब स्थानांतरित कर रहा है, तो उसके द्वारा 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा, लगभग देखिए 198, मतलब कि 198.18 वर्ष लगेगा ईयर्स। ठीक है, वर्ष लगेगा, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि लगभग 200 साल लगेगा। तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि ये जो आवेश का मात्रक है, वैद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम, ये कितना बड़ा मात्रक है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो हर बार की तरह वही कि मैं एक क्वेश्चन को सोल्व करके उसी पर आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक न्यूमेरिकल देता हूं, जिसको सोल्व करके उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना होता है। तो क्वेश्चन है ये, तो इस पर आधारित वर्क क्वेश्चन है ये कि यदि किसी पिंड से किसी अन्य पिंड में 0.6 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में 1 वर्ष समय लगता है, तो वह प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता होगा। क्वेश्चन को मैं एक बार और पढ़ दे रहा हूं। यदि किसी पिंड से किसी अन्य पिंड में 0.6 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में 1 वर्ष का समय लगता है, तो वह प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता होगा। इसको आप मन से सोल्व करें और उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5वें पर और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है ये कि 1 कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। फिर से, 1 कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। देखिए यहाँ पर 1 कप जल को लगभग हम लोग सामान्यतया 250 ग्राम जल मानते हैं, और हम 1 कप जल को 250 ग्राम जल मान करके ही उसको सोल्व करेंगे। सामान्यतया ऐसा होता भी है। तो 1 कप जल का मतलब कि 250 ग्राम जल, तो 1 कप जल मतलब 250 ग्राम जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जो ये धन आवेश होता है वह किसके द्वारा मिलता है, हमें प्रोटॉन के द्वारा मिलता है। मतलब प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश, तो इसीलिए हमको क्या होता है, प्रोटॉन के द्वारा धन आवेश हमको प्राप्त होता है। और ऋण आवेश किसके द्वारा प्राप्त होता है, हमको इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो यदि 1 कप जल में अगर हमको धन आवेश की मात्रा निकालनी है तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, 1 कप जल में, जैसे ये एक कोई कप है, अगर इस 1 कप जल में हमको धन आवेश की मात्रा निकालनी है तो इस 1 कप जल में हमको सबसे पहले ये प्रोटॉनों की संख्या को निकालना पड़ेगा। और यदि हमको प्रोटॉनों की संख्या मिल जाती है तो Q बराबर Ne वाले फार्मूले से हम इसमें धन आवेश की मात्रा को निकाल सकते हैं। और उसी प्रकार अगर हमको इसी 1 कप जल में हमको ऋण आवेश की मात्रा को निकालनी है तो हमको इस 1 कप जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हमको मिल जाती है तो हम Q बराबर Ne वाले फार्मूले से ये ऋण आवेश की मात्रा को हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यही हम काम करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और केमिस्ट्री में जाकर के कुछ 2 चीजें हम लोग को मुख्य ध्यान देनी पड़ेगी। चलते हैं उस पर।
तो जैसे मैं ले लेता हूं ये जल ले लेता हूं जल, और इसका अणु सूत्र अगर मैं लिखूं तो H2O। तो ये जो जल का अणु सूत्र है इससे हमको पता चलता है कि जो जल का एक अणु जो है वह 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिल करके बना होता है। मतलब कि 1 ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना करके जल का एक अणु बनाता है। मतलब कि जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो यदि जल के अणु को यदि मैं दिखाना चाहूं तो जैसे एक ये हमारा ये ऑक्सीजन का परमाणु है, और ये मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन का परमाणु है, और ये भी क्या है हाइड्रोजन का परमाणु, और ये तीनों मिलकर के क्या बनाए हैं, ये जल का एक अणु बनाए हैं। जैसे ये क्या है ऑक्सीजन का परमाणु है, और ये हाइड्रोजन का परमाणु, और ये भी क्या है हाइड्रोजन का परमाणु, ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक जल का एक अणु बना रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग को केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा थोड़ा सा, और केमिस्ट्री में जा करके कुछ 2 मुख्य चीजें हम लोग को ज्यादा ध्यान देनी पड़ेगी जो बेसिक है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो चलते हैं उन दोनों बातों पर। तो पहली बात है ये कि ये हमारा हाइड्रोजन का परमाणु है। तो ये जो हम सब लोग जानते हैं कि ये जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1 AMU होता है। 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। इसको एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट स्मॉल u से भी डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग 1 U भी लिख सकते हैं, 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अब ये भी हमारा हाइड्रोजन का परमाणु है, तो इसका भी द्रव्यमान कितना होगा, 1 AMU मतलब कि 1 U। और ये है हमारा ऑक्सीजन का परमाणु। तो ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, इसका होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट मतलब 16 U होता है। तो ये तीनों जो परमाणु हैं मिल करके जल के एक अणु बना रहे हैं। तो मैं यदि आप लोगों से पूछूं कि ये जो जल का ये अणु है उसका द्रव्यमान कितना होगा, ये जो तीनों हैं मिल करके जल का एक अणु बना रहे हैं, तो मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो जल का अणु है, जल का एक अणु, उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो अगर यहां पर हम निकालना चाहें जल के एक अणु का द्रव्यमान, अणु भार या कुछ भी अणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान अगर मैं निकालना चाहूं द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा, इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, तीनों के द्रव्यमान का योग होगा एक जल के अणु का द्रव्यमान। तो कितना हो जाएगा, इसका कितना है 1 U है, फिर इसका भी कितना है 1 U है, और इसका कितना है 16 U है। इन तीनों को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 18 U आएगा, एटॉमिक यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट मतलब कि 18 एटॉमिक मास यूनिट। तो जल का जो एक अणु है, जल का एक अणु, उसका द्रव्यमान कितना 18 U मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये हमको पता चल गया। अब हमको कुछ और भी चीजें जाननी है, जैसे कि मैं कोई एक बर्तन ले रहा हूं, ये हम कोई एक बर्तन ले रहा हूं, चलिए, और इसमें मैंने जल लिया है, जल, और ये है जल का अणु, ये क्या है जल का अणु है, ठीक है, ये जल का अणु है, इसमें मैं जल भर लिया हूं। अब बात है ये कि ये जो बर्तन लिया हूं उसमें ये जो जल लिया हूं, जल कितनी मात्रा में मैं लिया हूं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैं जल की मात्रा लिया हूं, जल की मात्रा वह कितनी है, वह मैं लिया हूं 1 मोल। क्या लिया हूं 1 मोल। ये जो जल की मात्रा है वो क्या है 1 मोल में लिया हूं। हम सब लोग जानते हैं कि यदि कोई भी पदार्थ अगर 1 मोल लिया गया है, 1 मोल का अगर कोई पदार्थ है, तो उसमें अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या कहिए, तो यदि अगर वो यौगिक रूपी होगा, यौगिक होगा तो उसमें अणुओं की संख्या होगी, और यदि वो तत्व रूपी होगा तो उसमें क्या होगा, वो तत्व मतलब कि परमाणुओं की संख्या होगी। तो कोई भी यदि पदार्थ है तो उसमें ये अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, अवोगाड्रो संख्या के बराबर, अवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। तो ये मैं जल लिया हूं, कितना लिया हूं 1 मोल में जल लिया हूं, 1 मोल जल। तो इसमें ये जो अणुओं की संख्या है, कितनी अणुओं की संख्या होगी, वह अवोगाड्रो संख्या के बराबर, जिसको हम लोग N से या Na से सामान्यतया डिनोट करते हैं, जिसका मान कितना होता है 6.02 × 10⁻23 होता है। तो
एक मोल ये जो जल है, एक मोल जल है, इसमें अणुओं की ये कुल अणुओं की संख्या कितनी होगी कुल मिला जुला करके 6.02 गुणे 10 पर 23 होगी, जिसको अवोगाड्रो संख्या के बराबर है। अब बात आप लोगों से कोई पूछे कि एक मोल आपने जल लिया है जिसमें अणुओं की संख्या इतनी है, अब बताइए कि ये जो एक मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा, एक मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ एक ट्रिक्स जैसा आप जानते भी होंगे, नहीं तो एक ट्रिक जैसा है। यदि आप ये जानते हैं कि ये जो जल है, जल के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है 18 U, क्या होता है 18 U, जल के एक अणु का द्रव्यमान 18 U। तो अगर एक मोल जल का अगर आप द्रव्यमान निकालना चाहेंगे तो उसके लिए बस यही है कि आप ये जो जल का एक अणु है उसमें 18 U, U के जगह पर आप क्या कर देंगे, केवल G का मतलब कि ग्राम कर देंगे, ये 18 ग्राम। तो जल के एक अणु का जो ये द्रव्यमान है, एक अणु का द्रव्यमान 18 U, इसी U के जगह पर यदि आप G कर देंगे तो ये एक मोल जल के द्रव्यमान को आप पता कर लेंगे। तो एक मोल जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 18 ग्राम, क्या हो जाएगा 18 ग्राम। U के जब हमने क्या कर दिया, G कर दिया, तो एक मोल जल का द्रव्यमान कितना हो गया 18 ग्राम हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग मोलर द्रव्यमान कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हो सकता है कि आप जानते होंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे मैं चलिए ले लेता हूं, ये एक कोई बर्तन ले लेता हूं, ठीक है, और इसमें मैं ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन ले लेता हूं, ठीक है, तत्व ले लेता हूं ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, O ले लेता हूं, O, ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिया था H2O जल लिया था, यहां पर मैं क्या लेता हूं O ले लेता हूं, और इसका ये कितना ऑक्सीजन का मात्रा लिया हूं, वो भी कितना लिया हूं 1 मोल, क्या लिया हूं 1 मोल लिया हूं। तो कन्फर्म है इसमें अणुओं की संख्या नहीं बल्कि क्या होगी परमाणुओं की संख्या, क्योंकि ये नवजात है, नवजात ऑक्सीजन है, केवल ऑक्सीजन है, तत्व है, तत्व, तो अणुओं की संख्या कितनी होगी, सॉरी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, ये वही अवोगाड्रो संख्या 6.02 गुणे 10 पर 23 होगी, 23, इतनी इसमें परमाणुओं की संख्या होगी। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो ऑक्सीजन लिए हैं 1 मोल ऑक्सीजन, इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो आप सब लोग जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, उसके एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 16 U होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसी U के जगह पर आप क्या कर देंगे G कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा एक इस ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना 16 U, तो उसी U की जगह पर आप क्या कर देंगे G कर देंगे। तो ये 16G ये जो आया है ये क्या है, 1 मोल पूरे ऑक्सीजन का क्या है द्रव्यमान है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान हम कहते हैं। तो ये हमको पता चल गया। देखिए, तो बात है ये कि पहली बात हमको अब ये पता चली, पहली मैं आपको कहा था कि हमको केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा और 2 बातों का ध्यान देना पड़ेगा। तो पहली बातें अब हमको पता चली है ये कि अगर मैं 1 मोल जल लिया हूं, 1 मोल जल, तो 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा 18 ग्राम, और उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी, वही अवोगाड्रो संख्या के बराबर। तो यहां पर लिख सकते हैं नोट में, जैसे कि हमने ये जान लिया 1 मोल जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान कितना 18 ग्राम, और 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, अणुओं की संख्या कितनी अवोगाड्रो संख्या के बराबर 6.02 गुणे 10 पर पावर 23 होगी। ठीक है, ये हमने जान लिया, ये पहली बातें हमने जान लिया। दूसरी बातें अभी हम लोग को जानना है, दूसरी बातें हम लोग को ये जानना है कि जल के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होंगे। जब ये हमको पता चल जाएगा तब हम 1 कप जल में निकाल सकते हैं। तो एक अणु में निकालना चाहते हैं, तो जल का एक ये अणु है, उसका स्ट्रक्चर है ये। तो जैसे ये हमारा हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु में ये हाइड्रोजन का परमाणु है, और हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में एक क्या होता है प्रोटॉन होता है, और नाभिक के बाहर क्या होता है एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगाता है। तो इसमें अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्रोटॉन की संख्या, जैसे P+ मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी 1, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या e⁻⁻ कितना 1, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। उसी प्रकार ये भी हाइड्रोजन है, तो इसमें भी कितना होगा प्रोटॉन की संख्या कितनी 1, और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होगी 1 होगी। और ये हमारा क्या है ऑक्सीजन का परमाणु है, तो इसमें क्या होगा प्रोटॉन की संख्या कितनी, ठीक है,
और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी। तो ऑक्सीजन के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और उस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 8 होती है। तो मैं यदि आप लोगों से पूछूं कि अब बताइए कि ये टोटल क्या है, ये जल का एक अणु है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बताइए। तो देखिए इसके लिए हमको तीनों में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें अगर प्रोटॉनों की संख्या अगर हम निकालना चाहें, चलिए पूरे अणु में प्रोटॉनों की संख्या अगर हम निकालना चाहें, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 1, इसमें 1, कितना हो गया 2, और इसमें कितने प्रोटॉन की संख्या 8, तो कितना हो गया ये 10। ठीक है, तो जल के एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी, 10। उसी प्रकार अगर हम इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या अगर निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा हमारा, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, वो भी कितना हो जाएगा 10 होगा। तो हमको ये दूसरी बातें ध्यान देनी है कि जल के एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी, 10, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ये हमको सबसे पहले ध्यान देना है। ठीक है, ठीक। तो मैंने आपसे कहा था कि केमिस्ट्री में जाना है और हम लोग को 2 चीजें ध्यान रखना है। 2 चीजें हमने ध्यान रखा है, ये कि अगर 1 मोल हम जल लिए हैं तो उसका कितना द्रव्यमान होगा, 18 ग्राम द्रव्यमान होगा, और उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी, अवगाद्रो संख्या के बराबर। ठीक है, अब दूसरी बात ये हमने जाना है कि एक जल के एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या 10 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 10। यही 2 चीजें हम लोग को क्या करनी थी, जाननी थी। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, और क्वेश्चंस देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन का क्या मुद्दा है और उसको हम सोल्व करेंगे। बड़ी आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे अगर ये बातें आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई हैं तो क्या है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। 1 कप जल मतलब 250 ग्राम जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं, ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, हम जानते हैं भाई, आप क्या जानते हैं, अभी आप जाने हैं कि 1 मोल जल का, नहीं, 1 मोल जल में अणुओं की संख्या क्या, अवोगाड्रो संख्या के बराबर, जिसको हम लोग सामान्यतः N, कैपिटल N A से डिनोट करते हैं। 1 मोल जल में अणुओं की संख्या कितनी, अवोगाड्रो संख्या के बराबर। 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है, 18 ग्राम। तो इसको आप या करके ये भी लिख सकते हैं, या 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी। ठीक है, Na किसका, ये अवोगाद्रो संख्या का क्या मान होता है, तो 6.02 गुणे 10 पर पावर 23। ठीक है, तो 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी, इतनी। तो 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, तो 1 ग्राम जल में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 18 को हमको उधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा, अगर हम निकालना चाहें कि 1 ग्राम 18 ग्राम जल में अणु की संख्या इतनी, तो 1 ग्राम जल में कितनी, इसको हमको पक्षांतर करना पड़ेगा। इधर बचेगा 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी, तो वही 6.02 गुणे 10 पर पावर 23, और ये 18 क्या आ जाएगा, यहां पर नीचे आ जाएगा 18। ठीक है, इतने अणुओं की संख्या, चूंकि 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या इतनी, तो 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 250 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब कि अतः करके आप लिख सकते हैं कि 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी, 6.02 गुणे 10 पर पावर 23, और अपान 18 गुणे, इसमें क्या करना पड़ेगा, 250 से हमको गुणा करना पड़ेगा। अगर आप इसको सोल्व करें तो इसका आंसर आएगा, कितना आएगा 8.36 इंटू 10⁻²4, इसका क्या आएगा, आपका आंसर आएगा, इसको जब आप सोल्व करेंगे। तो आपको पता चल गया कि 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या आपको मिल गई। कितनी अणुओं की संख्या, इतनी अणुओं की संख्या। हम सब लोग जानते हैं कि जल के, देखिए ये अणुओं की संख्या है, 250 ग्राम जल का मतलब कि 1 कप जल में कितने अणु हैं, अणुओं की संख्या हमने क्या कर लिया है, निकाल लिया है। अब हम सब लोग जानते हैं कि एक अणु में अगर हम प्रोटॉनों की संख्या को निकालना चाहें, प्रोटॉन कितने हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जल के एक अणु में कितने प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन। तो जल के एक अणु में 10 प्रोटॉन, तो इतने अणु में कितने प्रोटॉन, हम क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। और जब प्रोटॉनों की संख्या निकल जाएगी तो हम Q बराबर Na वाले फार्मूले से हम धन आवेश की मात्रा को निकालेंगे। तो
यहां पर अगर हम निकालना चाहें प्रोटॉनों की संख्या, 1 कप जल में प्रोटॉनों की संख्या तुरंत ही यहां पर अतः 1 कप का मतलब कि 250 ग्राम जल में प्रोटॉनों की संख्या क्या निकाले अगर हम प्रोटॉनों की संख्या अगर हम निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या कितना हो जाएगा। देखिए मैं अभी आपको बताया कि एक अणु में प्रोटॉन कितने, 10, तो इतने अणु में प्रोटॉन कितने, इसी से हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 गुणे कितना, इतना, 8.36 गुणे 10 पर पावर 24। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 8.36 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो ये हमको निकल गया 1 कप जल में प्रोटॉनों की संख्या हमको निकल गई, मतलब 250 ग्राम जल में प्रोटॉनों की संख्या हम लोग ने निकाल लिया। अगर हम निकालना चाहें धन आवेश की मात्रा, अतः अगर हम निकालें 1 कप का मतलब कि 250 ग्राम जल में धन आवेश की मात्रा अगर हम निकालना चाहें, धन आवेश की मात्रा अगर हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, उसको हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, धन आवेश की मात्रा अगर हम उसको Q से डिनोट करें, आवेश की मात्रा, तो Q बराबर कितना होता है, Ne होता है, ठीक है। तो Q हमको आवेश की मात्रा निकल जाएगी, ठीक है। धन आवेश की मात्रा N क्या है, ये प्रोटॉनों की संख्या, और E क्या है, 1.6 गुणे 10 पर पावर -19। तो Q हमको निकालना है और ये N क्या है, यही 8.36 इंटू 10 टू द पावर कितना, ये 25, 10 टू द पावर 25 और इंटू कितना हो जाएगा, ये n का मान इतना हो गया और e का मान 1.6 गुणे 10 पर पावर -19। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो q का मान आएगा, धन आवेश की मात्रा क्या आएगा, 13.36 गुणे 10 पर पावर 6 ये कूलाम आवेश आएगा, ठीक है। अगर इसको आप साइंटिफिक रूप में लिखें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जब आप इसको साइंटिफिक रूप में लिखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा कितना, ये Q बराबर जो धन आवेश आएगा वह 1.34 लगभग लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर 7 कूलाम आवेश लिख सकते हैं। और यही आपका क्या है, आंसर है धन आवेश की मात्रा। तो आप देख लिए कि आपने क्या किया, सबसे पहले ये 250 ग्राम जल में आपने अणुओं की संख्या निकाल लिया, और जब अणुओं की संख्या निकल गई तो फिर आपने 250 ग्राम जल में प्रोटॉनों की संख्या, अगर आप धन आवेश निकालना चाहते हैं तो पहले प्रोटॉनों की संख्या निकालना, और निकालने के बाद आपने क्या किया, ये धन आवेश की मात्रा Q बराबर N वाले फार्मूले से निकाल लिया। अगर यदि आपको ऋण आवेश की मात्रा निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 250 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना पड़ेगा, जैसे कि हम यहां से किए हैं, ऐसे ही आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, Q बराबर N वाले फार्मूले से माइनस आवेश, ऋण आवेश की मात्रा को निकालनी पड़ेगी। तो कंफर्म है कि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वो भी इतना ही वैल्यू आएगा, माइनस में आएगा। आप इसको जो मैं छोड़ रहा हूं इसको आप घर पर जरूर सोल्व करें। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यदि आ गया है तो हर बार की तरह एक क्वेश्चन को सोल्व करके उसी पर आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जिसको सोल्व करके उसके आंसर आपको कमेंट में लिखना होता है, तो आप जरूर लिखें। इसी पर आधारित क्वेश्चन है ये कि 100 ग्राम शुद्ध जल में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार क्वेश्चन मैं पूछ दे रहा हूं, 100 ग्राम शुद्ध जल में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा इससे आसानी है, इसमें बस संख्या ही निकालना है आपको, आवेश की मात्रा को नहीं निकालनी है। तो मैं बल्कि एक इंक्रीमेंट किया हूं, जैसे कि इस पर आधारित मैं न्यूमेरिकल्स केवल एक नहीं एक और मैं दे रहा हूं, जिसको आप सोल्व करें। थोड़ा सा और भी चीज़ों का आपको आवश्यकता पड़ेगी तो शायद आप सर्च कर लेंगे, और नहीं तो हो सकता है आप जानते होंगे, जरूर सोल्व करिएगा। क्वेश्चन है ये दूसरा वाला कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले तांबे, मतलब कॉपर, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले तांबे
के घन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर जिसको हम लोग आवर्त सारणी में Cu से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसको सोल्व करने के लिए आपको दो चीजें और भी चाहिए, जैसे कि इसका परमाणु भार मतलब इसका द्रव्यमान कितना होता है, मतलब इसके एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, और एक और चीजें आपको जानना पड़ेगा कि ये जो कॉपर है, तांबा है, इसका घनत्व कितना होगा। जब आप घनत्व मिल जाएगा और आयतन चूंकि दिया ही है, आप आयतन निकाल लेंगे तो घनत्व और आयतन के द्वारा आप इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे। जब द्रव्यमान निकाल लेंगे तो लगभग 250 ग्राम जैसा वो उसमें भी कुछ मिल जाएगा, और आप इसको सोल्व करेंगे और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो जरूर सोल्व करेंगे, और आप सोल्व करके इसका कमेंट जरूर लिखें। और बल्कि आप ये भी बताएं कि ये टोटल क्वेश्चंस आपके लिए कैसे रहे। तो आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। और यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या कन्फ्यूजन है, और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।